नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें हम जावा के आगे की बात करेंगे, जावा बेसिक्स की बात करेंगे। जो लोग इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके पहले का वीडियो ज़रूर देखें, नहीं तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें जो मैंने बातें की हैं वो पिछले वाले वीडियो पर आधारित हैं। तो थोड़ी सी थ्योरी की बात करेंगे हम इस वीडियो में, उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पे, क्योंकि वही हमारा टारगेट वही है। तो हम पाइथन में लिस्ट पढ़कर आए हैं, हम जावा के एरे को थोड़ा समझ लेते हैं उन दोनों में क्या फ़र्क है। पाइथन में जो आपने लिस्ट देखा था और जावा में जो एरे है वो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बेसिक सा फ़र्क भी है, उसको समझ लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। देखो आप, एरे पहले किसको कहते हैं वो समझो आप। एरे क्या होता है? एरे बिल्कुल लिस्ट जैसा होता है। एरे क्या होता है? जब आप एक वेरिएबल को एक नाम दें और वो एक टाइप के वेरिएबल को एक साथ एक से ज़्यादा स्टोर कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक वेरिएबल बनाया int a इक्वल टू 5, तो ये क्या कर रहा है मेमोरी में, मैंने पहले भी बताया, मेमोरी में एक लोकेशन बनाएगा। चूंकि ये इंटीजर टाइप का है तो 4 बाइट का एक लोकेशन ले लेगा, कहाँ? मेमोरी में, और यहाँ पर ये 5 को स्टोर कर देगा बाइनरी में ऑफ कोर्स, और इसका नाम क्या रहेगा? ए। तो ए वेरिएबल के पास इस लोकेशन, मेमोरी लोकेशन का क्या आ गया? एड्रेस। ये मेमोरी वाला एरिया है अगर मैं देखूँ तो, और ये प्रोग्राम का एरिया है। तो इस ए वाले में क्या आ गया? ए में क्या आ गया? इसका एड्रेस आ गया इस लोकेशन का, जहाँ पर ये 5 स्टोर्ड है या जहाँ पर ये 4 बाइट एलोकेटेड है। अब मुझे क्या करना है? 10 ऐसे नंबर्स को स्टोर करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ऐसे हर बार लिखना पड़ेगा int b इक्वल टू 6, या फिर ऐसे लिख दूँ a2 इक्वल टू 6, फिर int a3 इक्वल टू 7, ऐसे 10 बार लिखना पड़ेगा a9 तक, है ना? int ऐसे लिखना पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे हम 10 नंबर्स को एक साथ स्टोर कर पाएँ? वहाँ पर काम आता है एरे। ये क्या करता है? आपको एक साथ 10 नंबर्स, 12 नंबर्स, 20 नंबर्स, जितने भी नंबर्स आप चाहें उतने को स्टोर कर सकते हैं। ऐसा ही लिस्ट भी कर रहा था, है ना? याद आया होगा आपको। और इसका नाम एक ही रहेगा। जैसे मैंने एक एरे बनाया नम्स नाम का, तो क्या होगा कि इसमें हमें 10 नंबर, 20 नंबर, जितने भी चाहूँ स्टोर कर सकता हूँ। और इसका एड्रेस कहाँ रहेगा? इसका स्टार्टिंग लोकेशन का, इसका एक स्टार्टिंग लोकेशन होगा, इसका एक एड्रेस कहाँ रहेगा? नम्स में। और बस इस स्टार्टिंग एड्रेस की मदद से मैं इसके सारे नंबर्स को विजिट कर सकता हूँ, सारे नंबर को एक्सेस कर सकता हूँ। उसको कहते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्स की मदद से आप ऑलरेडी देख चुके हैं इंडेक्स का यूज़। उसके अलावा इस एरे की खासियत क्या होती है कि ये मेमोरी में क्या होता है? एक साथ ही स्टोर होता है। जब आप ये नम्स बनाएंगे, मान लो 10 लोकेशन का नम्स बनाया आपने, तो ये एक साथ 4 बाइट के 10 लोकेशन एक साथ क्रम से स्टोर करेगा, एलोकेट करेगा, है ना? यानी कि 40 बाइट का ये एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा अगर आपने 10 एलिमेंट का इंटीजर का एरे बनाया तो। और उसके पहले वाले में, दूसरे वाले में इंडेक्स के हिसाब से वैल्यूज स्टोर करता रहेगा। हर एक लोकेशन इसका क्या करेगा? एक int या इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करने के काबिल होगा। ठीक, ये पहली बात। दूसरी बात, एरे बनाते समय आपको पहले से ही बताना पड़ता है कि आप किस टाइप का नंबर या किस टाइप का वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। लिस्ट में ऐसा नहीं था। लिस्ट में आप किसी भी तरह के वैल्यूज को स्टोर कर पाते थे, कहीं भी। एक ही लिस्ट में आप नंबर भी स्टोर कर सकते थे, फ्लोट भी, स्ट्रिंग भी, खुद लिस्ट भी हम लोगों ने देखा है स्टोर कर सकते थे। लेकिन एरे में ऐसा नहीं। एरे में आपको दो चीज़ें पहले ही बतानी पड़ती। पहला साइज, दूसरा क्या बताना पड़ता है आपको? टाइप। तो जिस टाइप का आप एरे बनाओगे, जिस साइज का आप एरे बनाओगे, उतने ही नंबर ऑफ उस टाइप के एलिमेंट्स को भी स्टोर कर पाएगा। आप उसके टाइप को चेंज नहीं कर सकते। आपने अगर इंटीजर टाइप का एरे बनाया तो उसमें स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते आप। ठीक है? तो ये दूसरी सबसे बड़ी डिफरेंस है किसमें? लिस्ट में और एरे में। तो इंडेक्सिंग और मेमोरी एलोकेशन और इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने का तरीका, ये सब सेम है एरे और लिस्ट में। लेकिन फ़र्क क्या है कि एरे का साइज फिक्स होता है, पहले ही आपको बताना पड़ता है, और एरे का टाइप भी फिक्स होता है, जबकि लिस्ट में ऐसा नहीं था, है ना? तो लिस्ट पाइथन में है, जबकि दूसरे C++ और जावा इस तरह के कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में क्या होता है? एरे होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो एरे कैसे बनाते हैं अभी हम देख लेंगे। इतनी बात आपको समझनी ज़रूरी थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंडीशंस की। हमने देखा था 3 तरह के फ्लो होते हैं प्रोग्रामिंग में, एक सीक्वेंशियल फ्लो, एक कंडीशनल फ्लो, एक इटरेटिव फ्लो। तो कंडीशंस किस में आते हैं? कंडीशनल फ्लो में, है ना? कंडीशनल फ्लो में जावा के पास क्या क्या है? इफ़ एल्स है, जो वहाँ भी था, कहाँ पे?
पाइथन में भी था, और इसके पास एक और है स्विच, जो कि पाइथन में नहीं था, आपको याद हो। स्विच के थ्रू भी आप कंडीशन लगा सकते हैं। उसके अलावा एक और जावा में मेथड है जिसके थ्रू आप कंडीशन चेक कर सकते हैं, उसको ये वाला ऑपरेटर कहते हैं, क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर। ठीक है, इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ ही शॉर्ट फॉर्म होता है इफ एल्स का। तो इसको भी हम देख लेंगे। 3 तरीके से आप कंडीशन लिख सकते हैं। और लूप, जावा में लूप कितने तरह से कर सकते हैं? जावा में लूप करने के पहला तरीका है फॉर लूप, बट फॉर लूप वैसे नहीं लिखा जाता यहाँ पर जैसे पाइथन में लिखा जाता है। फॉर लूप को हम लिखने का तरीका देखेंगे। दूसरा वाइल लूप है, इसमें वाइल लूप सेम वैसा ही है जैसे पाइथन में था। तीसरा डू वाइल एक लूप होता है इसके पास, डू वाइल। ठीक है, डू वाइल लूप। वाइल और डू वाइल में फ़र्क क्या होता है कि वाइल लूप हो सकता है कि कई केसेस में एक बार भी रन ना हो, लेकिन डू वाइल की में एक गारंटी होती है कि एटलीस्ट एक बार तो ये रन होगा ही होगा, वन टाइम ये रन होना ही है डू वाइल को। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले डू आता है, पहले एक बार चल जाओ फिर कंडीशन चेक करो, लेकिन वाइल में पहले ही कंडीशन चेक होता है, इस कारण डू है ये, DO है ना। चौथा फॉर ईच लूप होता है किसमें? पाइथन, किसमें? जावा में। तो ये 4 तरह के लूप हैं। अब हम ज़्यादा थ्योरी की बात नहीं करते हैं, अब हम चलते हैं कहाँ? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर। ठीक है, चलिए, तो हम आ गए हैं ऑनलाइन एडिटर में, जहाँ पर हम जावा के कोड लिख सकते हैं। आप देख सकते हो बेसिक एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक क्लास हमारा बना हुआ है, उसके अंदर एक मेन फंक्शन बना हुआ है। अब हम इस मेन फंक्शन के अंदर हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, मान लो हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है a, उसमें 5 स्टोर किया हमने। इंटीजर वेरिएबल b हमने लिया, उसमें हमने 10 स्टोर किया मान लो। ठीक है, और हमने क्या किया? हमने किया a एक वेरिएबल बनाया c इक्वल टू 0। और एक बात ध्यान रखना, आप ऐसे भी इंटीजर बना सकते हो जावा में, ऐसे int c, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। आप क्या कर रहे हैं? इस इंटीजर या इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो आप कर रहे हैं a इक्वल टू 5, इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं, इसमें दोनों एक साथ हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? केवल डिक्लेरेशन। आपने केवल कंपाइलर को ये बता दिया कि मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल c यूज़ करने जा रहा हूँ, और बाद में आपने ऐसे किया c इक्वल टू 10। तो यहाँ पर आपने क्या किया? इनिशियलाइजेशन। तो इस वाले लाइन नंबर 6 में और 7 में आपने क्या किया? इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक साथ हो गया यहाँ पर, है ना। डिक्लेयर करना मतलब बस इन्फॉर्म करना, बताना कि मैं ये यूज़ करूँगा, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, इसको रखो। और ये इस तरीके की जब हम उसमें एक्चुअली में वैल्यू असाइन करते हैं तो क्या होता है? वो इनिशियलाइजेशन। अगर मैं आपको विदाउट इनिशियलाइजेशन ओनली डिक्लेरेशन के साथ सी को प्रिंट करके दिखाऊँ तो क्या होगा? देखो, ठीक है, सी को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। देखो क्या लिख रहा है? वेरिएबल सी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो आपको वेरिएबल को इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जावा अब धीरे धीरे, और कि पहले क्या होता था कि इंटीजर आपने एक वेरिएबल बनाया तो उसमें अपने आप 0 आ जाता था, 0 स्टोर हो जाता था। लेकिन अब उसमें कुछ भी गार्बेज वैल्यू स्टोर ना रहे, गार्बेज वैल्यू कहते हैं उसको। तो इसलिए अब उन्होंने मस्ट कर दिया है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा? सी में कुछ वैल्यू देनी ही पड़ेगी। तो सी को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और जब मैं अब रन करूँगा तो ये रन होगा और सी की वैल्यू प्रिंट आउट होगी 10। ठीक है, चलो, ये एक एग्जांपल था। तो मैंने इसको डिक्लेयर तो कर दिया, अभी इनिशियलाइज नहीं किया है लेट से, और मैं ऐसा लिख रहा हूँ। देखो, एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, c इक्वल टू a प्लस बी। ठीक, a प्लस बी। अब देखो क्या होगा, या c इक्वल टू, फिलहाल के लिए आपको मैं बता देता हूँ, a बस। तो c में क्या आ जाएगा? a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? जस्ट a की वैल्यू c में कॉपी कर रहा हूँ। तो c यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो c की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए? 5, क्योंकि a में 5 था, है ना। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर किया c इक्वल टू a प्लस प्लस। ठीक, आपको याद होगा ये प्लस प्लस जो ऑपरेटर है, क्या कहते हैं इसको? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इससे क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन, है ना। इंक्रीमेंट ऑफ, ये क्या करता है? इसकी वैल्यू 1 बढ़ा देगा। किसकी? जिस पर वो लगा है, a को। a पर लगा है तो a की वैल्यू 1 बढ़ा देगा। लेकिन ये 2 तरीके होते थे, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। अगर आपने वेरिएबल के पहले लिखा तो प्री इंक्रीमेंट, बाद में लिखा तो पोस्ट इंक्रीमेंट। और अगर आपने वही दो नेगेटिव यूज़ किए साइन तो क्या हो जाएगा? डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। तो हम यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रयोग कर रहे हैं। तो सी में क्या होना चाहिए? स्टोर। अभी हम लोग पहले प्रिंट कर लेते हैं।
सी में क्या आया 5, जबकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो ए की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए थी 6। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब आपको कुछ और ज़्यादा डिक्लेरेटिव आउटपुट दिखाता हूँ, वैल्यू ऑफ सी इज, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सी की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। और सेम काम मैं क्या करता हूँ, ये हम प्रिंट लाइन के साथ कर सकते हैं जावा में, है ना, एक साथ इंटीजर और वैल्यू ऑफ ए इज ए। अब आप देखो सेम आउटपुट मैं कर रहा हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर ए के साथ यूज़ किया है और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ सी और ए दोनों को। देखो आप सी की वैल्यू 5 है जबकि ए की वैल्यू 6 हो गई है, देख रहे हो आप। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो ऑपरेशन में जहां पर आपने वेरिएबल को यूज़ किया है पहले वो ऑपरेशन करेगा। यानी कि इसने क्या किया, यहां पर पहले सी में ए की वैल्यू को असाइन कर दिया या कॉपी कर दिया पहले ही, पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, तो ऑपरेशन के बाद ये इंक्रीमेंट करेगा। पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ही ऐसा है, बस नाम से इसके सब चीज़ें क्लियर हैं कि ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है इसका आउटपुट या ये तब अप्लाई होगा जब ये जिस एक्सप्रेशन में ये यूज़ हुआ है वो पहले एक्सप्रेशन हो जाए। यानी कि पहले ए की वैल्यू सी में स्टोर हो गई, उसके बाद ये पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ। तो सी में ए की वैल्यू क्या थी पहले 5, वो स्टोर हो गई, उसके बाद ए की वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के कारण बढ़ गई, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 6, एक बढ़ गई। समझ में आई बात आपको। लेकिन अगर आपको क्या करना है कि कॉपी करने से पहले ही इसकी वैल्यू बढ़ा देनी है तो आपको क्या करना होगा, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना होगा। अब ये क्या करेगा, ये पहले ए की वैल्यू बढ़ाएगा तब सी में कॉपी करेगा। देखो आप, ये 6, ए सी में भी 6 आया, ए में भी 6, समझ में आई बात। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी काम करता है। अगर मैं प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करूं तो पहले ए की वैल्यू 4 होगी, फिर वो सी में कॉपी होगी, ये देखो, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करूं तो क्या होगा, पहले ए में ए की वैल्यू 5 सी में कॉपी हो जाएगी, फिर ए की वैल्यू कम होगी, ये देखो आप, दिख रहा है आपको। तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है, ठीक। अब देखो आपको इसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन, देखो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या किया गया था, एक वेरिएबल बनाया int u भी कुछ भी, u इक्वल टू 8 ले लिया मान लो, और यहाँ पर उन्होंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और ऐसा कहा था, देखो प्लस प्लस u मल्टीप्लाई बाई 8, बोला था इसका आउटपुट क्या होगा। अब देखो आप, ये सिंपल सा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, किसमें, u में, ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाइड है u पर। तो पहले क्या होगा, u की वैल्यू, देखो इस एक्सप्रेशन में प्री इंक्रीमेंट का मतलब ही है पहले ही u की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो u की वैल्यू शुरू में क्या है 8, अब ये प्री इंक्रीमेंट के कारण अब ये क्या हो गई 9, तो अब ये कैसा हो गया, एक तरीके से आप ऐसा देख सकते हो 9 इंटू 8, समझ रहे हो बात आप। तो इसका आउटपुट क्या आएगा 72, इसको मैं रन कर रहा हूँ, आप देखिए, ये देखो, समझ रहे हो आप बात। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये क्या रहता, अगर ये प्री इंक्रीमेंट रहता तो क्या होता, पहले ये ऑपरेशन पूरा होता, यानी कि u की वैल्यू पहले नहीं बढ़ती, u की वैल्यू क्या रहती, यहाँ पर 8 ही रहती, 8 इंटू 8 पहले होता, यानी कि 64 पहले हो जाता, वो प्रिंट हो जाता, और जब ये प्रिंट हो जाता उसके बाद u की वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर तब आंसर क्या आता, 64 ही आता। देखो आप, ये देखो, समझ रहे हो आप बात। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, पहले ऑपरेशन हो जाता है, प्रिंटिंग हो जाती है, उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ती है, ऑपरेशन होने के बाद u की वैल्यू बढ़ती है ना, समझ में आई बात। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर जावा से क्वेश्चन आया तो, ठीक है। ये था प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और भी मैं कुछ चीज़ें आपको बता सकता हूँ, जैसे देखो, अगर यहाँ तो मैंने सिंपल ऑपरेशन लिया है, जैसे ऐसा कर दिया जाए कि प्लस प्लस ए प्लस बी प्लस प्लस, और पूछा जाए कि सी में क्या स्टोर होगा, है ना। यहाँ पर मैं सी की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, पूछा जाए, अभी तो मैं दोनों को प्रिंट कर रहा हूँ, बट आपसे बस पूछा जाए कि सी प्रिंट कर दिया जाए यहाँ पर सी, और बोला जाए कि सी आउटपुट क्या आएगा, यानी कि सी में क्या स्टोर होगा, आप ये बताओ। तो देखो आप, यहाँ पर आपको एकदम घबराना नहीं है, पहले समझ लेना है। ए में क्या हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट, तो ए की वैल्यू पहले ही 6 हो गई, ठीक है, और प्लस बी के क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट, तो बी की वैल्यू पहले ऑपरेशन के समय क्या रहेगी 10, तो ए की वैल्यू 6 हो गई, बी की वैल्यू 10 ही रहेगी 16, सी में क्या स्टोर हो गया 16, उसके बाद बी की वैल्यू क्या हो गई 11, है ना। यहाँ पर मैं बी की भी वैल्यू प्रिंट करता हूँ, वो किसी की भी वैल्यू पूछ सकते हैं ऐसे में कि आप आफ्टर दिस ऑपरेशन
ए की क्या होगी वैल्यू, बी की क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, तो सभी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी एकदम, अगर इसको आप समझ गए। देखो क्या हुआ, फिर से समझो। इस वाले ऑपरेशन के कारण ए की वैल्यू पहले ही बढ़ गई, ए की वैल्यू क्या हो गई 6, ठीक है, प्लस बी पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट के कारण क्या होगा, बी की वैल्यू बाद में बढ़ेगी, तो अभी बी की वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बी की वैल्यू 10 ही रहेगी, तो 10 प्लस 6 ये ऑपरेशन पहले कंप्लीट होगा, 16, सी में क्या स्टोर हो गया 16, अब बी की वैल्यू क्या हो गई 11, तो क्या प्रिंट होना चाहिए 16 6 11, है ना। देखो मैं रन कर रहा हूं, देख रहे हो आप। तो ये आप अपने दिमाग में रखना, इससे क्वेश्चन 2 पूछे गए थे पिछली बार और अभी भी पूछे जाने की चांसेस बहुत हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा थोड़ा जस्ट आपको समझा देता हूँ इफ़ वगैरह का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे आपको चेक करना है, मान लो कि ए और बी में कौन बड़ा है, तो आप इफ़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो इफ़ जैसे सेम लिखते हैं जैसे पाइथन में लिखते थे, बस यहाँ पर ये ब्रैकेट लिखना ज़रूरी होता है। इफ़ पाइथन में क्या था, आप डायरेक्ट ऐसे चेक कर सकते थे, ऐसे चेक करते थे ना, यहाँ पर फिर इंडेंटेशन के साथ आप कोड लिख सकते थे इस ब्लॉक का। बट जावा में ऐसा नहीं है, जावा में आपको पैरेंथेसिस के अंदर ही कंडीशन लिखना होता है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद यहाँ से आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, कर्ली ब्रेसेस, है ना, ब्लॉक स्टेटमेंट के लिए, वहाँ कोलोन वगैरह नहीं चलता। तो यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, अब मैंने आपको पहले ही बताया कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा ट्रू या फॉल्स बूलियन वैल्यू ही देंगे, तो अगर ये ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि कंडीशन हमारा क्या कह रहा है कि बी ए जो है वो बड़ा है, ठीक। अब अगर हम चाहते हैं कि क्या हो, अब अगर हम चाहते हैं कि अगर ये ट्रू ना हो तो हम ये प्रिंट करें कि बी ए से बड़ा है, तो उस केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एल्स। तो इफ़ ब्लॉक जैसे ही खत्म होता है उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एल्स। तो एल्स को यहाँ भी लिखा जा सकता है इसके बगल में, एल्स, और एल्स ब्लॉक को ऐसे शुरू करते हैं, ऐसे, है ना, एल्स भी एक ब्लॉक स्टेटमेंट है, तो ऐसे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स हुई तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ये पाइथन में आप देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए। इसको मैं रन करके भी आपको दिखा सकता हूं, बट मेरे ख्याल से आप समझ गए, इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल के लिए, और मैं रन किया, जाहिर सी बात है बी बड़ा होगा, क्या हुआ, बी इज ग्रेटर देन ए, है ना। तो बस एक फ़र्क यहाँ पर है कि पाइथन में क्या होता था, एल्स इफ भी लिखते थे हम, एल्स इफ। अगर आप एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करना चाहते हैं, जैसे मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ कि क्या ए और बी इक्वल हैं, तो मैं ऐसा चेक कर सकता हूँ, एल्स इफ। देखो एल्स में कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती, एल्स का मतलब ही है कि ऊपर के कंडीशंस फेल हो गए, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक और कंडीशन चेक करें कि ए बी से बड़ा है, तो ये वाला, अगर ए बी से इक्वल है तो फिर हम कुछ और प्रिंट करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या लगाएंगे, आप यहाँ पर एल्स के पहले एक और चीज़ लगा सकते हैं जिसका नाम है एल्स इफ। ये कैसा, क्या कहने का तरीका है, ये कहने का तरीका है कि लेट से ए बी से बड़ा नहीं है, तो क्या एल्स इफ, क्या, तो उसके बाद आप ये कंडीशन चेक करें, तो क्या ए बी से इक्वल है, समझ रहे हो आप, एल्स इफ मतलब या अथवा या, इस तरह आप एल्स इफ के बहुत सारे वर्जन्स, आप इसके बाद भी एक और कंडीशन एल्स इफ लगा सकते हैं। तो कितने भी एल्स इफ आप लिख सकते हैं, लास्ट में हमेशा क्या आएगा, एल्स ही आएगा। एल्स लास्ट का केस है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता, ये ऊपर के सारे कंडीशन फेल हो गए तो ये रन होता है। तो लेट से इसमें मैं प्रिंट कर देता हूं कि इस ब्लॉक के अंदर ए इज इक्वल टू बी, और मैं यहाँ पर इक्वल ले भी लेता हूँ, ए की वैल्यू भी 10 कर देता हूँ लेट से। तो क्या होगा देखो आप, ये लाइन प्रिंट हुआ, ए इज इक्वल टू बी। क्यों, क्योंकि पहले ये चेक हुआ ए बी से बड़ा नहीं है, फॉल्स हुआ, तो इसको चेक किया उसने, क्या ए बी से बड़ा है, सॉरी इक्वल है, यस इक्वल है, ट्रू हुआ, तो ये प्रिंट हो गया। और अगर मैं क्या करता, बी की वैल्यू बड़ी कर देता, जैसे बी की 16 कर दिया, तो ये भी फेल होगा, ये भी फेल होगा, तो एल्स में चला जाएगा, तो ये प्रिंट होगा, है ना। तो फर्क क्या है, पाइथन में क्या होता था, एल्स इफ ना लिख करके वहाँ लिखा जाता है इलिफ, ऐसे लास्ट एक साथ इलिफ। देखो यहाँ पर ये कलर इसका चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये कोई कीवर्ड की तरह इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ये पाइथन का कीवर्ड है इलिफ, इल्स इफ नहीं लिखा जाता, वहाँ पर इलिफ लिखा जाता है। बट यहाँ पर जावा में
एल्स स्पेस इफ, इस तरह लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये एल्स इफ और एल्स इफ आपने देख लिया। अब इसी चीज को हम टर्नरी ऑपरेटर, वो जो शॉर्ट फॉर्म था उसके थ्रू भी कर सकते थे, जो मैंने आपको बताया था थ्योरी पढ़ाते समय। आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मान लो मैं एक इंटीजर ले रहा हूँ c, इसको इनिशियलाइज, इसको डिक्लेयर कर दिया इनिशियलाइज, इसमें c में वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ कैसे, देखो ऐसे a ग्रेटर देन b, ठीक है। ये कंडीशन लगा दिया और यहाँ लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, ये चेक कर रहा है क्या a b से बड़ा है। अगर बड़ा है तो c में क्या स्टोर करेंगे, a, नहीं तो b, ऐसे। समझ में आई बात। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये चेक किया हमने, क्या a b से बड़ा है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, क्या a b से बड़ा है, क्वेश्चन मार्क, मतलब चेक हो रहा है यहाँ पर क्या a b से बड़ा है। अगर बड़ा है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं है अगर ये फेल हुआ कंडीशन तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो क्या a b से बड़ा है, नहीं है, तो क्या होगा, c में b स्टोर हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात। एक कोलोन से अलग करते हैं येस नो वाले कंडीशन को, ठीक है। तो यस अगर हुआ, यहाँ से ट्रू आया तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा कोलोन के पहले, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये वाला पार्ट कोलोन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो सी में अभी क्या, चूंकि आप ये दोनों चीज़ें देखो, बी बड़ा है तो ये जाहिर सी बात है फेल होने वाला है, तो ये वाला पार्ट आएगा, यानी कि सी में बी स्टोर हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है, 16, किस में आ जाएगा, सी में। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सी को मैं प्रिंट करके देख रहा हूँ, सी में क्या स्टोर हुआ देखो आप, 16, है ना। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, बस आप दिमाग में रखो, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जावा अगर आपको सीखना है तो फिर मैं वो अलग वीडियो एक सीरीज शुरू से बनानी पड़ेगी उस हिसाब से। ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बस छोटी थोड़ी बातें आपको समझनी है। अब थोड़ा सा मैं लूप बता देता हूँ। लूपिंग आप जानते हैं, INT लेट से मैंने एक वेरिएबल बनाया a इक्वल टू, इसमें स्टोर है 2, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि 2 से लेकर 20 तक या 2 से लेकर 5 या 2 से लेकर 8 तक चीज़ें प्रिंट करूं, तो मैं वाइल लूप का प्रयोग कर सकता हूं। वाइल लूप आपने प्रयोग किया है किसमें, पाइथन में, कंडीशन का यूज़ करके। बस फर्क फिर यहां से आ गई, पाइथन में क्या होता था कि आप यहीं पर कंडीशन लगा सकते थे, है ना। लेकिन जावा में पैरेंथेसिस यूज़ करके इसके अंदर कंडीशन लगाना होगा, कैसे, a इज़ लेस देन 9, ठीक है। और फिर ब्लॉक स्टेटमेंट ऐसे, पाइथन में कैसा होता था, कोलोन से, है ना। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ आपके दिमाग में बना रहे। और मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ सिस्टम और ये प्रिंट करने के बाद मैं a की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ हर बार, a प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो क्या प्रिंट करेगा ये, जाहिर सी बात है, आप देखो, आपको कोड देखकर समझ में आ जाना चाहिए। a की वैल्यू शुरू में क्या है, 2, यहाँ पर आएगा, चेक होगा क्या a की वैल्यू 9 से कम है, यस कम है, ट्रू हुआ तो इसमें जाएगा, a की वैल्यू प्रिंट करेगा और a की वैल्यू बढ़ा देगा। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 3। वाइल लूप का काम ही यही है, यहाँ के बाद फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा, a की वैल्यू 3 है, 9 से छोटी है, फिर ये प्रिंट होगा, फिर a की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरह कब तक होता रहेगा, जब तक ये a की वैल्यू 10 ना हो जाए। जैसे ही ये 10 होगा, जैसे ही ये 9 हो जाएगा, तो 9 से कम नहीं है तो ये फेल हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो ये लूप बंद हो जाएगी, ठीक है। देखो मैं रन कर रहा हूँ, देखो 8 तक प्रिंट हुआ, 2 से लेकर 8 तक, है ना। तो ये लूप लिखने का तरीका है किसका, वाइल का, ठीक, बात समझ में आई। अब इसी चीज को आप फॉर में आसानी से लिख सकते हो, कैसे, देखो ये मैंने क्या किया था, एक वेरिएबल बनाया, इसको इनिशियलाइज किया, फिर उसको कंडीशन की तरह प्रयोग किया वाइल में, और फिर मैंने एक को यहाँ पर इंक्रीमेंट किया। तो देखो इनिशियलाइजेशन वेरिएबल का, वेरिएबल पर कंडीशन, और वेरिएबल में अपडेशन, वेरिएबल को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ए की वैल्यू चेंज ही ना हो तो ये इन्फाइनाइट लूप में चला जाएगा। इन्फाइनाइट लूप बहुत ज़्यादा, इन्फानाइट लूप आप न लिखें, इसका ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लूप लिखते समय हो सकता है कि आप इन्फानाइट लूप लिख दें, कभी रुके ही नहीं, ए की वैल्यू अगर बढ़ेगी नहीं, ये कंडीशन कभी फेल नहीं होगा, तो ए प्रिंट करता ही रहेगा, है ना। तो ये क्या होता है, एक तरीके का बग है, तो इन्फानाइट लूप लिखने से बचना होता है हमें। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन, इन तीनों चीज़ों को फॉर लूप में हम एक साथ ऐड कर सकते हैं, किसमें, जावा में। देखो फॉर लूप लिख कर मैं बताता हूँ, इसी चीज को पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर लूप में कैसे लिख सकते थे। फॉर 3 चीजें आपको देता है, यहाँ पर क्या देता है, इनिशियलाइजेशन, फिर सेमीकोलोन, फिर कंडीशन, सेमीकोलोन, अपडेशन, ठीक है। आप
फोर में तीनों एक साथ लिख सकते हैं, वाइल में क्या था अलग अलग लिखना पड़ता है, बट फॉर तीनों को एक साथ लिखने की हमें फैसिलिटी देता है। तो देखो फॉर लूप कैसे लिखा जाता है, फॉर मैंने यहाँ क्या बना INT i इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया किसी वेरिएबल को, फिर मैंने क्या किया, कब तक लूप चलना है, i ई लेस देन 10 चेक किया, जब तक 10 से छोटा हो तब तक ये लूप चलेगा, और फिर मैं यहाँ अपडेशन लिख रहा हूँ i प्लस प्लस, हर बार क्या होगी i की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब ये फॉर लूप चलेगा तो क्या होगा, सबसे पहले ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, इनिशियलाइजेशन और कंडीशन। पहले इनिशियलाइज हो गया, i की वैल्यू हो गई 1 और चेक हुआ क्या i में जो भी वैल्यू है यानी कि 1 10 से छोटा है, यस है, तब ये यहाँ जाएगा, फिर ये एग्जीक्यूट अभी नहीं होगा, पहले ये इसमें जाएगा, और मैंने यहाँ पर मान लो प्रिंट कर दिया ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया i इक्वल टू दिस, और मैं इसको क्या करता हूँ कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल, ठीक, और इसको मैं रन करके देखता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं क्या होता है, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, i की वैल्यू प्रिंट हो गई, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये दोनों चीजें रन होंगी, ये दोनों, पहले क्या होगा i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, ये i की वैल्यू हो जाएगी 2, ये प्रिंट करने के बाद यानी कि इस पूरे ब्लॉक में जितने स्टेटमेंट हो गए ये पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा यानी कि अपडेट वाला स्क्रिप्ट चलेगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 1 से 2, पोस्ट इंक्रीमेंट है 2 हो जाएगी, 2 होने के बाद फिर चेक होगा क्या 2 i की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, 10 से छोटी है, हाँ छोटी है, तो फिर अंदर आएगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, जितने भी अभी मैंने एक स्टेटमेंट लिखा आप इसमें आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, है ना। तो ये होने के बाद फिर से इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू जाएगी 3 और फिर से कंडीशन जाकर चेक होगी, यानी कि शुरू में पहली बार केवल ये दोनों एग्जीक्यूट होते हैं, इनिशियलाइजेशन केवल एक बार होता है, उसके बाद ये कंडीशन चेक होता है, उसके बाद ये पूरा ब्लॉक चलता है, ब्लॉक चलने के बाद फिर ये अपडेशन एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन, यानी कि अपडेशन कंडीशन अपडेशन ये हर बार चेक होते रहेंगे। जैसे ही ये कंडीशन फेल होगा, i की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 तो ये कंडीशन फेल हो जाएगा, तो ये फॉर लूप रुक जाएगा, यानी कि फॉर लूप के बाद वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लगेंगे। रन करता हूँ मैं, ये देखो आप 1 से शुरू हुआ कहाँ तक गया 9 तक, जैसे ही i की वैल्यू 10 हुई होगी ये कंडीशन फेल हुआ होगा और फिर लूप से हम बाहर आ गए। ठीक है, तो ये फॉर लूप देख लिया आपने, वाइल लूप देख लिया, देखो एकदम सिमिलर टाइप का है ना इसमें, बट ये चीज़ें क्या की हमने एक साथ मर्ज कर दी हैं, है ना, वहीं पे जगह दिया हुआ है, वहीं पर आप मर्ज कर सकते हो, लेकिन ये काम आप वाइल में नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये दो लूप मैंने आपको बता दिया। अब आप कई बार क्या होता है, जैसे देखो एरे पर आप लूप का प्रयोग कैसे करेंगे। मान लो मैंने एक एरे बनाया, एरे का भी इस्तेमाल दिखा देता हूँ। देखो एरे कैसे बनाते हैं, मान लो मैं 10 नंबर का एक एरे बना रहा हूँ, INT 10 नंबर्स लेने हैं मुझे, तो मैं INT टाइप का बना रहा हूँ, INT और नम्स, नाम दिया मैंने नम्स, ये आइडेंटिफायर है, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। और इसको देने के लिए एरे बनाने के लिए कोई नॉर्मल अगर मुझे एक इंटीजर स्टोर करना होता तो ऐसे करता, मैं ऐसे अभी तक किया मैंने बहुत बार, लेकिन मुझे ये एरे बनाना है, तो एरे बनाने के लिए आपको ये बताना पड़ता है, ये वाला सिंबल देना पड़ता है। ये सिंबल है, ये बताता है कि आप एक एरे बना रहे हैं। क्लियर है बात। आप नॉर्मल एक वैल्यू को स्टोर नहीं करना चाह रहे, आप एक से ज़्यादा को स्टोर करना चाहते हैं। ठीक, और इस समय आपको साइज भी बताना पड़ता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप एक 10 एलिमेंट का बना रहे हो तो आप ऐसे करोगे, न्यू INT 10। ठीक है, इस तरीके से एरे बनेगा। कितने साइज का, इसमें कितने एलिमेंट स्टोर कर पाएगा, 10 एलिमेंट। ठीक है, और एक और तरीका, फास्ट तरीका, ये क्या हुआ, केवल डिक्लेरेशन। देखो आप इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली मैंने, केवल ये साइज बताया है। ये मैं बोल रहा हूँ जावा को कि इंटीजर टाइप का एक आप एरे बना दो इसको, जिसमें 10 एलिमेंट स्टोर करने की कैपेसिटी हो। ठीक है, लेकिन एक और फास्ट तरीका है जिसमें आप इनिशियलाइजेशन एक ही साथ कर सकते हो, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको ये वैल्यू दे सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कर्ली ब्रेसेस के थ्रू हम इसको दे रहे हैं वैल्यू, है ना। जबकि पाइथन में लिस्ट में हम डेटा कैसे देते थे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, इनिशियलाइजेशन के समय आपको ये वाली वैल्यू, इस वाले कर्ली ब्रेसेस में वैल्यू देनी है। तो क्या हो गया, ये नम्स जो है ये 10 एलिमेंट का एक एरे बन गया। अभी मैं इस वाले पार्ट को कमेंट आउट करता हूं और केवल इस नम को प्रिंट करके दिखाता हूं। ठीक है, देखो क्या होता है, ये क्या हुआ, कुछ अजीब सी वैल्यू दी ना इसने,
ये क्या हो रहा है कि ये एक एरे है, और एरे का जो वेरिएबल होता है, मैंने पहले ही बताया आपको, जो नाम होता है उसका, उसमें क्या स्टोर होता है, उसका एड्रेस, उसका एक पर्टिकुलर लोकेशन, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती। एरे की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होता है, उसके इंडेक्स के थ्रू उसको एक्सेस करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो ये जो हमें मिला, ये इसका एक एड्रेस मिला आईडी के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, जीरो, इसका इंडेक्स कहाँ से शुरू होगा, 0 से लेकर 9 तक जाएगा ना। ये इंडेक्सिंग हर लैंग्वेज में सेम होती है, 0 से ही शुरू होती है। और एक बात और ध्यान रखना, जावा में नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं होती। बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो याद होगा आपको, पाइथन में हमने किया था, इसका -1, इसका -2, वो जावा में नहीं अवेलेबल है। जावा में केवल फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है, 0 से शुरू होगा और 9 मतलब लेंथ से एक कम पर ख़त्म होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, देखो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मैं ऐसे बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया, एक लूप चलाया, कहाँ से, 0 से लेकर कहाँ तक, 10 से कम, यानी कि 9 तक चलेगा ये। ठीक है, और मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, नम्स का आई इंडेक्स। तो क्या होगा इस लूप में, पहले आई 0 होगा, तो नम्स ये जो एरे है हमारा, उसका 0 वाला इंडेक्स, फिर अगली बार ये 1 होगा, है ना, फिर अगली बार 2 होगा। तो इस तरीके से हम 0 से लेकर 9 उसके इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। समझ में आ रही बात आपको, रन करता हूँ, ये देखो 1 स्टोर हुआ, 1 प्रिंट हुआ, कहाँ तक, 10 तक, 9 तक हम गए, 9 के बाद ये लूप ही रुक गया होगा। समझ में आ रही बात आपको। तो इस तरह लूप का प्रयोग करके हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। मान लो मुझे इन सभी को सम करना है, ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा int sum इक्वल टू 0, शुरू में 0 कर दिया, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्रिंट ना करने के बजाय मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सम इक्वल टू सम प्लस नम्स आई। क्या करेगा आप देखो, पहली बार जब लूप चलेगा आई की वैल्यू 0 रहेगी, और नम का 0 इंडेक्स पर क्या है 1, और सम की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस 1 हो गया, सम की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, अगली बार जब लूप चलेगा आई की वैल्यू 1 हो गई रहेगी, नम्स 1 यानी कि ये वाला इंडेक्स 2 आएगा इसमें, इसकी वैल्यू आएगी 2, और सम ऑलरेडी 1 हो चुका है, तो 1 प्लस 2 क्या हो गया 3। इस तरह जब तक ये 9 बार, जब ये 10 बार चल चुका होगा यहाँ तक, तो सम में सभी का सम स्टोर हो चुका होगा, है ना। और फिर अगर आप इस लूप के बाहर यहाँ पर प्रिंट करो, किसको, सम को, क्योंकि सम एक इंडिविजुअल एरे नहीं है, इंडिविजुअल वेरिएबल है, तो इसको आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। ये देखिए 55, 1 से 10 तक आप जोड़ोगे तो 55 स्टोर होगा। तो ये एक लूप करने का इंडेक्सिंग के थ्रू एरे को एक्सेस करने का तरीका है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। तो और कई बार क्या होता है, एक चीज़ और आपको मैं दिखा देता हूँ। कोई एरे आपके पास मान लो है और आप जानना चाहते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। आपके पास कोई एरे है और आप चाहते हैं कि आप ये जान पाएँ कि उसका लेंथ कितना, लेंथ मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, आपको जानना है, आपको नहीं पता कितने हैं, तो आप उसको ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। वो एरे लीजिए, और हर एरे के पास एक प्रॉपर्टी होती है डॉट लेंथ। ठीक है, तो आपको ये लेंथ जो प्रॉपर्टी, उस एरे की लेंथ, उस एरे का नाम लिखना है डॉट लेंथ ओनली, LENGTH, ये फिक्स है, लेंथ ही लिखना आपको। ये एक उसकी प्रॉपर्टी होती है हर एरे की। इसमें क्या स्टोर होता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स है, उसका लेंथ कितना है। देखो आप क्या दिया इसने, 10, यानी कि ये बता रहा है कि जो नम्स नाम का एरे है इसका लेंथ कितना है, 10, इसमें 10 एलिमेंट स्टोर्ड हैं, या 10 एलिमेंट को स्टोर करने की कैपेसिटी है। जैसा पाइथन में क्या था, लेन फंक्शन था, आपको याद होगा, लेन, इसमें कुछ भी दो, एरे दो, लिस्ट दो, स्ट्रिंग दो, उसका लेंथ बता देता था। वैसे ही लेन फंक्शन जावा में नहीं है, लेकिन जावा के पास क्या है, एरे के पास, जावा एरे के पास एक प्रॉपर्टी है डॉट लेंथ, उसके थ्रू आप लेंथ जान सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास स्ट्रिंग होता, एक स्ट्रिंग नेम, इसमें मैं कुछ स्टोर करके रखा हूँ राजेश कुमार मान लो, और मैं चाहता हूँ कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं जान पाऊँ, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। स्ट्रिंग के पास क्या है, लेंथ फंक्शन है। स्ट्रिंग एक क्लास है, मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, और स्ट्रिंग क्लास के पास एक फंक्शन है लेंथ नाम का, उसके थ्रू आप किसी भी स्ट्रिंग का क्या जान सकते हो, उसमें कितने एलिमेंट्स, कितने लोकेशंस या कितने कैरेक्टर्स हैं वो आप जान सकते हो। कैसे, उस स्ट्रिंग का नाम लिखिए जिसका आपको लेंथ जानना है, नेम डॉट लेंथ LENGTH, और आपको ये चूंकि एक फंक्शन है तो ये भी लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात।
यहाँ पर लेंथ एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब ये आप जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी ये सब समझ में आएगा। तो प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हमें पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें पैरेंथेसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पैरेंथेसिस का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ स्ट्रिंग के लिए एक फंक्शन है जबकि एरे के लिए एक प्रॉपर्टी है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये जो पहला 10 है वो किसका है? ये वाले का आउटपुट है ना, नम का, हमारे नम एरे का। जबकि ये जो 12 है ये क्या बता रहा है कि जो आपने स्ट्रिंग नेम में स्टोर किया है इसका कैरेक्टर या इसका लेंथ इसमें कितने 12, आप गिन लो। एक देखो आर 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 4 5 6 एच तक। उसके बाद ये स्पेस भी एक कैरेक्टर है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 7, फिर के 8, फिर यू 9, एम 10, ए 11 और आर 12 लेंथ का ये आपका स्ट्रिंग है। समझ गए? तो इस तरह से कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे आप और भी चीज़ें कर सकते हो। देखो जैसे आप क्या करते थे पाइथन में, आप पाइथन में क्या करते थे कि अपर केस लोअर केस में बदल सकते थे। तो यहाँ भी स्ट्रिंग के पास फंक्शन नेम डॉट टू अपर केस, ये एक फंक्शन है स्ट्रिंग के पास, टू अपर केस। और आप ध्यान रखना जावा में जब मैं पिछले क्लास में मैंने बताया था कि क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से शुरू होगा। किसी जैसे स्ट्रिंग, जैसे ये सिस्टम है, क्लास है तो एस कैपिटल शुरू हो रहा है। स्ट्रिंग मैंने बनाया यहाँ पर, स्ट्रिंग एक क्लास है तो एस कैपिटल से शुरू हो रहा है। वैसे ही एक और कन्वेंशन है जावा में कि कोई भी फंक्शन आप लिखेंगे तो उसे किस केस में लिखते हैं? कैमल केस में। अपर केस होता है, लोअर केस होता है, तो एक कैमल केस होता है। कैमल केस में क्या होता है कि फर्स्ट अगर आपका जो वर्ड है वो 2-3 वर्ड से मिलकर बना है, जैसे फर्स्ट नेम बना है, फर्स्ट नेम, इसमें देखो दो चीज़ें हैं, एक फर्स्ट है एक नेम है, 2 वर्ड्स हैं। तो इसको अगर मैं लोअर केस में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा फर्स्ट नेम, ठीक है। इसी को अगर मैं अपर केस में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा फर्स्ट नेम, ठीक है। इसी को अगर मैं टाइटल केस में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा एफ नेम। फर्स्ट लेटर केवल कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी को अगर मैं कैमल केस में लिखूं तो फर्स्ट वर्ड पूरा स्मॉल में रहेगा, लेकिन जो सेकेंड वर्ड शुरू होगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में होगा। देखो फर्स्ट स्मॉल में है और सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, ठीक है। अगर इसमें फर्स्ट नेम सर नेम, अगर मान लो इसमें 3 चीज़ें रहती, जैसे ये है टू अपर केस, तो इसको कैसे कॉमल केस में कैसे लिखेंगे कि 2 स्मॉल में रहेगा फर्स्ट वर्ड, दूसरा वर्ड अपर का यू कैपिटल है, और केस तीसरा वर्ड है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में, ऐसे। इसे कहते हैं कैमल केस। तो जावा में फंक्शंस जो है वो कैमल केस में लिखे जाते हैं। इसलिए जब भी आप जावा का, ये चूंकि एक फंक्शन है तो आप क्या करेंगे? कैमल केस में लिखेंगे। 3 वर्ड से मिलकर बना है तो 2 अपर केस, जबकि लेंथ क्या था? एक ही वर्ड का बना था। तो कैमल केस में क्या होता है? एक वर्ड को सबको स्मॉल में लिखते हैं, फर्स्ट वर्ड को, तो ये स्मॉल में लिखा हुआ है। बात समझ में आई? देखो अब इसका प्रिंट आउट क्या होता है, देखो आप, उसने क्या किया, इस वाले को पूरे को केस में बदल दिया, अपर केस में बदल दिया। इसी तरह होता है टू लोअर केस, है ना। तो इस तरह स्ट्रिंग के भी कुछ फंक्शन जावा में भी हैं, जैसे पाइथन में थे, बट अलग फंक्शंस हैं। इसको आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा, यानी कि जावा के स्ट्रिंग फंक्शंस का लिस्ट एक आपको अलग से स्टडी करनी पड़ेगी, पाइथन वाले यहाँ नहीं चलेंगे। तो ये था कुछ बहुत ही बेसिक जावा के बारे में। मैं विदाउट डीप में गए आपको ऊपर से जावा के कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको दिखा दिया। आप प्रोग्राम देखकर डरे नहीं, इतना आपको अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा, और छोटे मोटे प्रोग्राम्स को आप इंटरप्रेट कर पाएंगे, आप खुद से समझ पाएंगे कि आउटपुट क्या आएगा। ये आप करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन कंपाइलर में जाकर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लें, ताकि आपका दिमाग उसको रीड करने के कैप में और ज़्यादा फ्रैंक हो पाए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको जावा और सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। जावा का एक अलग सीरीज मैं बनाऊंगा, जिसमें बेसिक से लेकर सभी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ेंगे डीपली, ठीक है। फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट से पहले थोड़ा सा HTML CSS को मैं एक बार रिव्यू करूंगा, रिव्यू के बाद जावास्क्रिप्ट को उसी के साथ लेकर चलूंगा। तो मैं भी 2 से 3 वीडियो में, 2 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा में, या 3 वीडियो में जावास्क्रिप्ट HTML CSS के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।